मित्रों, इस वीडियो में हम लोग IC 38 कॉमन सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है दावों पर कार्रवाई। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग कुल 14 प्रश्नोत्तर एवं 7 महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा करेंगे। हर बार की तरह मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपके ही शब्दों में प्रश्नोत्तर एवं पॉइंट की चर्चा करें, ताकि आप कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकें और परीक्षा में एक बेहतर अंक के साथ पास कर सकें। वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में लिखकर बताते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं विषय वस्तु की ओर। हम लोग प्रश्नोत्तर का क्रम शुरू करें इसके पहले हम लोग जानेंगे कि दावा या क्लेम क्या होता है। तो आप इसको अपने शब्दों में समझिए कि दावा एक मांग है कि बीमाकर्ता यानी कंपनी ने बीमा अनुबंध में जो लिखित वचन दिए हैं वो उससे पूरा करे। ठीक है, यानी कि बीमा अनुबंध यानी कि पॉलिसी बॉन्ड में बीमाकर्ता ने जो लिख करके दिए हैं, बीमाकर्ता उसे पूरा करे। ठीक है। प्रश्न संख्या 1 हम लोग पढ़ेंगे, गैर मानक दावे का क्या अर्थ है। पहला विकल्प है गैर मानक मशीनों के उपयोग के कारण घटी दुर्घटना। दूसरा विकल्प है दावे लंबे समय के बाद सूचित किए गए। तीसरा विकल्प है जहां बीमाधारक शर्त या वारंटी का उल्लंघन किया हो। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गैर मानक दावे का क्या अर्थ है। तो हम लोग पहले समझेंगे कि मानक और गैर मानक में क्या अंतर है। तो आप नॉर्मली इसको समझिए कि जिसको स्वीकार किया जाए वो मानक, जिसको नहीं स्वीकार किया जाए वो गैर मानक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर का विकल्प, जहां बीमा धारक ने शर्त या वारंटी का उल्लंघन किया हो वो गैर मानक दावे के अंतर्गत आता है। यानी कि जो प्रश्न में पूछा जा रहा है गैर मानक दावे का क्या अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर का विकल्प, जहां बीमा धारक शर्त या वारंटी का उल्लंघन किया हो। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 हम लोग पढ़ेंगे, तीसरे पक्ष की संपत्ति की क्षति से जुड़े दावों का मूल्यांकन डैश के आधार पर किया जाता है। पहला विकल्प है सर्वेक्षण रिपोर्ट, दूसरा विकल्प है पुलिस रिपोर्ट, तीसरा विकल्प है वास्तविक खरीद बिल, चौथा विकल्प है संपत्ति के मालिक की घोषणा। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तीसरे पक्ष के संपत्ति को जो नुकसान होता है उनके क्लेम का मूल्यांकन यानी कि मूल्य को आंकना किसके आधार पर किया जाता है। अब आप कहेंगे कि तीसरा पक्ष होता क्या है, तो इसको हम एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि हम कोई बस ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि कोई बस चला रहे हैं और हमारे बस की टक्कर किसी तीसरे व्यक्ति के बस से हो जाती है। तो उस तीसरे व्यक्ति के बस की जो क्षति हुई है तो वो अपना क्लेम करेगा। तो उस क्लेम के मूल्य का आकलन कैसे किया जाएगा, यानी कि उस बस को कितनी क्षति हुई है ये मूल्यांकन कौन करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला विकल्प सर्वेक्षण रिपोर्ट। अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि तीसरे पक्ष की संपत्ति की क्षति से जुड़े दावों का मूल्यांकन सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। सर्वेक्षण रिपोर्ट कहेंगे कि सर्वे करके जो रिपोर्ट दिया जाता है उसी को सर्वेक्षण रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पहला वाला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 हम लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों को दावों के पेशेवर निपटान के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। पहला विकल्प है नुकसान के कारण से संबंधित जानकारी मांगना, दूसरा विकल्प है दावों पर पूर्वाग्रह के साथ विचार करना, तीसरा विकल्प है यह पता लगाना कि क्या नुकसान किसी बीमित खतरे का परिणाम था, चौथा विकल्प है दावे के तहत देय राशि की मात्रा निर्धारित करना। इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है, हमें उसका चुनाव करना है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसे दावों के पेशेवर निपटान के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। पेशेवर का अर्थ हो जाएगा प्रोफेशनल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दावों पर पूर्वाग्रह के साथ विचार करना। ठीक है, यानी कि बदले की भावना से क्लेम लेना। आप इसको अपने शब्दों में समझिए। ठीक है, तो दूसरा नंबर का जो विकल्प है ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 4 हम लोग पढ़ेंगे। यात्रा बीमा पॉलिसियों के मामले में देश के बाहर किए गए दावों का मूल्यांकन निम्न में किसके द्वारा किया जाता है? पहला विकल्प है भारतीय सर्वेक्षणकर्ता, दूसरा विकल्प है नुकसान के देश में स्थानीय सर्वेक्षक, तीसरा विकल्प है बीमाकर्ता के अपने कर्मचारी, चौथा विकल्प है पॉलिसी में नामित दावा निपटान एजेंट। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी में देश के बाहर अगर कोई घटना घटित होती है और वहां क्लेम बनता है तो उसका मूल्यांकन इन चारों में से किसके द्वारा किया जाएगा? हम आपको अपनी भाषा में समझाएं इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलिसी में नामित दावा निपटान एजेंट, यानी कि उस पॉलिसी में जिस दावा निपटान एजेंट का नाम होगा वही दावों का मूल्यांकन करेगा। आप इसको अपने तौर पर समझिए, अपनी भाषा में समझिए, यानी कि चौथा नंबर का जो विकल्प है पॉलिसी में नामित दावा निपटान एजेंट, यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 हम लोग पढ़ेंगे। अग्नि बीमा दावे के मामले में फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट, पहला विकल्प है की आवश्यकता नहीं है, दूसरा विकल्प है बीमित व्यक्ति के लिए वैकल्पिक है, तीसरा विकल्प है आवश्यक है, चौथा विकल्प है पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जहां अग्नि बीमा का क्लेम बनता है, दावा बनता है, तो क्या वहां फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट आवश्यक है? जी हाँ, आवश्यक है। चूंकि जहां भी आग लगती है तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड पहुंचता है, इसलिए फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट आवश्यक है, यानी कि तीसरा नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 हम लोग पढ़ेंगे। मध्यस्थता एक दावा निपटान प्रक्रिया है डैश। पहला विकल्प है कानून की अदालत में, दूसरा विकल्प है सर्वेक्षकों के एक समूह द्वारा, तीसरा विकल्प है शामिल पार्टियों द्वारा चुने गए मध्यस्थों द्वारा, चौथा विकल्प है मनमाने ढंग से बीमा कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थता एक दावा निपटान प्रक्रिया है किनके बीच? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शामिल पार्टियों द्वारा चुने गए मध्यस्थों द्वारा। यानी कि शामिल पार्टियां कौन होती हैं? एक साइड से बीमा धारक तो दूसरी साइड से बीमाकर्ता यानी कंपनी, ठीक है। इन दोनों साइड से जो मध्यस्थ होते हैं वही दावा निपटान प्रक्रिया में शामिल होते हैं, ठीक है। यानी कि आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थता अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटान का एक तरीका है। आर्बिट्रेशन मध्यस्थता और समाधान अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। बीमा क्या है? बीमा एक अनुबंध है, एक संविदा है। किनके किनके बीच? बीमा धारक और बीमाकर्ता के बीच, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 हम लोग पढ़ेंगे। यदि कोई बीमाकर्ता दावों का तुरंत निपटान करता है तो इसका परिणाम क्या होगा? पहला विकल्प है बीमाकर्ताओं को अधिक दावों के लिए लुभाया जाएगा, दूसरा विकल्प है यह बीमाकर्ताओं के लिए सबसे अच्छा विज्ञापन होगा, तीसरा विकल्प है बीमाकर्ताओं को नुकसान होगा, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अगर बीमाकर्ता यानी कंपनी दावों का तुरंत निपटाना करती है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा यह बीमाकर्ताओं के लिए सबसे अच्छा विज्ञापन होगा, यानी कि ये बीमाकर्ता यानी कंपनी के लिए प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। आप इसको अपनी भाषा में समझिए। तो दूसरा नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हम लोग पढ़ेंगे। मोटर तृतीय पक्ष के दावों का निपटान निम्नलिखित के माध्यम से किया जाता है। पहला विकल्प है सिविल कोर्ट, दूसरा विकल्प है इन हाउस समिति, तीसरा विकल्प है मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, चौथा विकल्प है सत्र न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, यानी कि मोटर तृतीय पक्ष के दावों का निपटान मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के द्वारा किया जाता है, यानी कि तीसरा नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 हम लोग पढ़ेंगे। नुकसान की देनी होगी सूचना, यानी कि नुकसान की सूचना कब देनी होगी? पहला विकल्प है हानि के सटीक समय पर, दूसरा विकल्प है 15 दिन बाद, तीसरा विकल्प है जितनी जल्दी संभव हो सके, चौथा विकल्प है हानि के बाद किसी भी समय। तो इसका राइट आंसर होगा जितनी जल्दी संभव हो सके नुकसान की सूचना देनी होगी, ठीक है। यानी कि तीसरा नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 हम लोग पढ़ेंगे। हिट एंड रन मामलों में दावों का निपटारा कैसे किया जाता है? पहला विकल्प है IRDAI आकस्मिकता निधि,
दूसरा विकल्प है सोलेसियम फंड, तीसरा विकल्प है कंपनी के भंडार का बीमा करना, चौथा विकल्प है मोटर थर्ड पार्टी पूल। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जहां हिट एंड रन मामला होता है वहां दावों का निपटारा कैसे किया जाता है। हिट एंड रन मामला होता क्या है कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति रोड पर चल रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति आया और उसको ठोक करके भाग गया, तो वहां जो मामला बनता है दावे का, उसका निपटारा कैसे किया जाता है। तो उसका निपटारा सोलेसियम फंड के माध्यम से होता है, जिसको आप संतावना मुआवजा के तौर पर भी समझ सकते हैं अपनी भाषा में। यानी कि दूसरा नंबर का जो विकल्प है सोलेसियम फंड, ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 हम लोग पढ़ेंगे, नुकसान की जांच किसके द्वारा की जाती है। पहला विकल्प है बिना लाइसेंस वाला सर्वेक्षक, दूसरा विकल्प है लाइसेंस प्राप्त और योग्य सर्वेक्षक, तीसरा विकल्प है बीमा धारक का प्रतिनिधि, चौथा विकल्प है इंजीनियरिंग में डिग्री वाला कोई भी व्यक्ति। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नुकसान की जांच किसके द्वारा की जाती है। अगर नुकसान होता है तो उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइसेंस प्राप्त और योग्य सर्वेक्षक। ठीक है, यानी कि दूसरा नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 हम लोग पढ़ेंगे, व्यक्तिगत दुर्घटना दावों के लिए डैश की रिपोर्ट आवश्यक है। पहला विकल्प है सर्वेक्षक, दूसरा विकल्प है डॉक्टर, तीसरा विकल्प है पुलिस, चौथा विकल्प है कोरोनर। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत दुर्घटना दावों के लिए डैश की रिपोर्ट आवश्यक है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले लोग कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर। अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत दुर्घटना दावों के लिए डॉक्टर की रिपोर्ट आवश्यक है, यानी कि दूसरा नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 हम लोग पढ़ेंगे, हानि के भुगतान के बाद सॉल्वेज पर किसका अधिकार होगा। यानी कि अगर हानि का भुगतान बीमा कंपनी के द्वारा कर दिया जाता है तो क्षतिग्रस्त संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, यही प्रश्न में पूछ रहा है। पहला विकल्प है सर्वेक्षक, दूसरा विकल्प है बीमाकृत, तीसरा विकल्प है बीमाकर्ता, चौथा विकल्प है स्थानीय अधिकारी। तो हानि के भुगतान के बाद सॉल्वेज पर बीमाकर्ता यानी कंपनी का अधिकार होगा, यानी कि तीसरा नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 हम लोग पढ़ेंगे, TAT क्या है। पहला विकल्प है टाइम एंड टर्न, दूसरा विकल्प है टील एंड टाइम, तीसरा विकल्प है टाइम एंड टाइड, चौथा विकल्प है टर्न अराउंड टाइम। तो इन चारों विकल्प में से सही उत्तर क्या होगा, चौथा नंबर का विकल्प टर्न अराउंड टाइम, यानी कि चौथा नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब TAT क्या होता है ये आगे आप पॉइंट में विस्तार से समझ लेंगे।